Hello students, let's start today's session and I welcome you all to the finisher CS and IT. My name is Virender, I am a teacher of English. Let's start today's session. आज के सेशन से पढ़ना शुरू करते हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रपोजिशनल फ्रेज, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक उसमें हमने लिखी थी प्रपोजिशन और उसके साथ में हमने लिखा था एक नाउन। ठीक है, और ये हमारा प्रपोजिशन प्लस नाउन बनता था प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बनता था? प्रपोजिशनल फ्रेज बनता था हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। और इस प्रपोजिशनल फ्रेज को हम यूज करते थे दो तरीके से। मैंने आपको बताया कि हम इस प्रपोजिशनल फ्रेज को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका दो तरीके से यूज किया जाता है। या तो हम इसको यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह और या इसको यूज किया जा सकता है एडवर्ब की तरह। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी इसी से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन से ही रिलेटेड एंड दैट विल बी द कंपाउंड नाउन। आज हम कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जो नाउन पढ़ने वाले हैं वो एक एक बारीकियों को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बाल की खाल खींचने जैसा। एक एक चीज को बिल्कुल बारीकियों से पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये पूरी थ्योरी जो है नाउन की कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद में हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। नाउन के कौन कौन से काइंड हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में एक एक नाउन के बारे में डिटेल से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कंपाउंड नाउन। क्या है? कंपाउंड नाउन। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, जो कि मैं कहता हूँ हर बार आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो उसमें इस प्रपोजिशनल फ्रेज को पढ़ लीजिएगा जो जिसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कंपाउंड नाउन। नाउन को कंपाउंड करना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा एंड दैट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होता क्या है? कंपाउंड नाउन, देखिए, नंबर वन कंपाउंड नाउन का नंबर वन हम पढ़ते हैं। और नंबर वन में क्या है? इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको मिलेगा एक नाउन और उसके साथ में एक और नाउन आपको लिखा हुआ मिलेगा और ये दोनों नाउन मिल करके बनाएंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है, यानी कि क्या मिलेगा आपको? वहां पर आपको मिलेगा एक कंपाउंड नाउन, उसके साथ में एक नाउन और एक और नाउन उसके साथ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक नाउन आपको मिलेगा, उसके साथ में एक और नाउन मिलेगा, तो दोनों मिलकर के जो बनाएंगे वो बनता है कंपाउंड नाउन। क्या बनता है? कंपाउंड नाउन। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा एक शब्द, जैसे मैंने कल लिखा कार बॉय। अब कार एक अपने आप में एक क्या है? एक नाउन है और बॉय भी अपने आप में एक नाउन है। तो एक कार और एक बॉय यानी कि दो नाउन है अलग अलग और दोनों नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये दोनों मिलकर के कोई मीनिंग भी देते हैं क्या? ये दोनों मिलकर के अपना इसका मीनिंग हो सकता है, इसका अपना मीनिंग एक हो सकता है, लेकिन क्या दोनों मिलकर के कोई एक मीनिंग तैयार करते हैं? तो उस केस में हम देखते हैं कि ये दोनों अपना कोई भी मीनिंग तैयार नहीं करते। तो इस तरीके से नाउन प्लस नाउन आपको लिखा मिलेगा तो वो कंपाउंड नाउन नहीं होगा। तो वो क्या नहीं होगा? वो कंपाउंड नाउन नहीं होगा और इस तरीके से कंपाउंड नाउन नहीं बनते हैं। जैसे फिर बनता कैसे है? जैसे मैंने लिखा एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा गोल्ड रिंग, लिखा गोल्ड रिंग। तो यहाँ पर एक नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हुआ और इन दोनों का मतलब निकलता है कि एक चीज के लिए, और वो क्या होगी? गोल्ड रिंग। यानी कि आपने कोई एक रिंग पहन रखी है और वो जो रिंग है वो किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है। तो ऐसे रिंग को क्या बोलेंगे? गोल्ड रिंग बोलेंगे। यानी कि एक नाउन ये अलग से हुआ और एक नाउन ये अलग से हुआ और दोनों नाउन ने मिल करके एक मीनिंग तैयार किया और उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन नंबर वन।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कंपाउंड नाउन कैसे बनता है। अब कंपाउंड नाउन में हमने समझना क्या है, हमने इस कंपाउंड नाउन में समझना है कि इस कंपाउंड नाउन को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है या इसको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अब इस चीज को हमने टेक्निकली समझना है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमने चीजों को रटना नहीं है बल्कि हमने चीजों को समझना है, और जितना हम समझेंगे चीजों को उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही हमें उसका बेनिफिट होगा। अब देखिए जैसे एक मैंने लिखा गोल्ड चेन, या आप कुछ भी लिखें गोल्ड रिंग, ठीक है, गोल्ड रिंग, तो ये एक हमने कंपाउंड नाउन लिखा, ठीक है। अब इस कंपाउंड नाउन को ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम इसको देखते हैं, ये सिंगुलर है। तो अब इस सिंगुलर का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो ये चीज अब हमने समझनी है कि हाउ वी मेक द प्लूरल ऑफ द कंपाउंड नाउन, यानी कि किसी भी कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो ये बात अब हमें समझनी है। तो देखिए अब अगर हम बात करें तो ये है एक अलग से नाउन और एक ये है अलग से नाउन। अब इसमें से हमने क्या समझना है कि ये वाला जो नाउन है, ये वाला दिस वन नाउन, ये होता है मेन नाउन। क्या होता है, मेन नाउन। एक्चुअल में हम बात तो रिंग की कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में हम बात तो रिंग की कर रहे हैं ना, तो मेन नाउन क्या हुआ, रिंग हुआ। तो ये गोल्ड क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में ये गोल्ड है क्या, तो इस गोल्ड को अलग से पढ़ते हैं, और जब इस गोल्ड को देखते हैं तो हमने देखा कि ये जो शब्द है गोल्ड, ये शब्द इस रिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि रिंग के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिंग के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो एक्चुअल में तो ये एक मॉडिफायर हुआ, यानी कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में जानकारी दे रहा है, एडिशनल जानकारी दे रहा है। और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब कोई भी शब्द किसी नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देगा तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा भाई, ठीक है, किसका काम करेगा, एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, ये हमने समझा। तो हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन बनता है, दो नाउन को मिला करके जैसे गोल्ड रिंग बना, तो यहाँ पर हमने अलग अलग शब्द को पढ़ा, अलग अलग शब्द को हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एक तो होता है मेन नाउन, क्योंकि हम बात रिंग की कर रहे हैं, और उस रिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए जो शब्द दूसरा नाउन यूज हुआ है वो एक्चुअल में एडजेक्टिव है, ठीक है। अलग से देखें तो गोल्ड एक अलग नाउन है और रिंग एक अलग नाउन है, लेकिन जब दोनों को जो मिलाते हैं तो एक मेन नाउन बन जाता है और एक एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है। यही तो हम पढ़ते हैं फंक्शनल इंग्लिश में, फंक्शनल ग्रामर में, यही तो हम सब पढ़ते हैं कि अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से कैसे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि ये मेन नाउन बन गया और ये बन गया एडजेक्टिव। अब हमने इसका प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनेगा, देखिए कभी भी आप एडजेक्टिव के साथ में तो एस और एस नहीं लगा सकते। तो हमने पढ़ा है कि वी कैन नॉट यूज एस और ई एस विद एनी ऑफ द एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव के साथ में एस और एस नहीं लगा सकते हैं। तो हमने क्या समझना है कि अगर हमने इस तरीके के नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना पड़े तो जो मेन नाउन होता है आप उसी के साथ में एस और ई एस लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गोल्ड रिंग्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा गोल्ड रिंग्स, ठीक है। तो जो भी हमारा इस तरीके से कंपाउंड नाउन होगा जिसके अंदर नाउन प्लस नाउन आपको मिले, तो ऐसा कंपाउंड नाउन को अगर आप प्लूरल बनाना चाहेंगे तो उसमें जो मेन नाउन होगा उसी के साथ में आप एस या ई एस लगाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 1 जो कि अब हमें समझ में आ गया है। मैं दोबारा से बताता हूं आपको, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से नाउन बन करके एक शब्द तैयार होता है, एक मतलब के एक मीनिंग तैयार होता है, उसी को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जब हम उसको स्टडी करते तो देखते हैं कि एक नाउन होता है उसके साथ में एक और नाउन होता है, लेकिन उन दोनों नाउन का एक मीनिंग भी होना चाहिए जो दोनों मिलकर के एक मीनिंग दे। तो जैसे कार बॉय, ये तो कोई मीनिंग नहीं देता है, तो ये कंपाउंड नाउन नहीं है, दिस इज नॉट द कंपाउंड नाउन। ऐसे हमने देखा जैसे गोल्ड रिंग, तो गोल्ड रिंग दोनों मिलकर के एक मीनिंग तैयार करते हैं, ठीक है। ऐसे गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग। अब इसमें जब हमने देखा तो एक मेन नाउन हुआ और एक उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव हुआ। तो हम एडजेक्टिव के साथ में कभी भी एस और एस नहीं लगाते हैं जब उसको प्लूरल बनाते हैं, तो हम मेन नाउन के साथ में ही एस और एस लगा करके उसका प्लूरल तैयार करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हुआ आपको क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, चलिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए ये सारी सारी चीजें जो है, ये थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि एक नाउन होता है, एक नाउन होता है, ठीक है, उसके साथ में फिर हम क्या देखते हैं, उसके साथ में एक प्रेपोजिशन होती है। एक नाउन होता है, उसके साथ में एक प्रेपोजिशन होती है, और फिर एक और नाउन होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक नाउन, प्रपोजिशन, फिर कोई एक नाउन, और ये सारे के सारे मिलकर के एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन। क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब इसमें हमने दो चीजें समझनी है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें दो चीजें में क्या समझनी है। इसके दो मीनिंग हमारे निकलते हैं, और एक मीनिंग होता है जो कि उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, और एक होता है गिवन मीनिंग, यानी कि मीनिंग उसका दिया हुआ होता है। एक उसका एक्चुअल मीनिंग होता है और एक उसका गिवन मीनिंग होता है। तो ये बात हमने समझनी है। अब देखिए कैसे, एक एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल मैंने जैसे बताया आपको, हमने लिखा सन इन लॉ, ये एक हमने लिखा, ये एक नाउन हुआ, एक नाउन हुआ, ये प्रपोजिशन हुआ, और ये एक नाउन हुआ, और सब मिलकर के क्या बन गया, एक, ये बन गया हमारा एक कंपाउंड नाउन। नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, अब हमने इसको समझना है, और इसको समझने के लिए हमने देखा कि इसका मीनिंग क्या बनता है। तो हमने देखा सन, यानी कि एक सन का मतलब क्या हुआ, एक बेटा, इन मतलब में, और लॉ मतलब कानून, यानी कि बेटा, बेटा में कानून। अब इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये हुआ, बेटा में कानून, लेकिन एक्चुअली ये तो इसका मीनिंग है नहीं ना, जो जो ये लिखा हुआ है उसका वो मीनिंग तो नहीं है, मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट, तो इसका मीनिंग तो कुछ और है। बात समझ आई आपको, मैंने क्या बताना चाहा आपको कि इसका जो है, अब यहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हमें इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये एक शब्द हो गया, ये एक अलग शब्द हो गया, ये एक अलग शब्द हो गया, ये सब अलग अलग शब्द हो गए, तो अब इसको कंपाउंड नाउन कैसे बनाएं। तो कंपाउंड नाउन बनाने के लिए हमें इसमें हाइफन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सन इन लॉ, तो मतलब क्या हुआ, ये एक ही शब्द है भाई, सभी ने मिलकर के एक ही शब्द बनाया, अभी तो कंपाउंड नाउन बना, और उसके लिए हमने हाइफन को यूज किया। अगर हम हाइफन को यूज नहीं करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो मतलब क्या हुआ कि नाउन मिलेगा आपको, फिर एक हाइफन मिलेगा, फिर प्रपोजिशन मिलेगी, फिर हाइफन मिलेगा, और फिर आपको एक नाउन मिलेगा। ठीक है, ये बात यहां तक समझना है आपको। चलिए, अब हमने समझना है कि इसका ये एक्चुअल में सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर को हम प्लूरल में कैसे यूज करेंगे, ये चीज हमें समझनी है। ये क्या है, सिंगुलर। अब हमने इसको प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनाए इसको, ये बात अब हमें समझनी है, और बिल्कुल टेक्निकल तरीके से समझ लेनी है। बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि यस, इसमें हम कहाँ पर एस लगा देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको टेक्निकली समझ लेना है, और जब हम टेक्निकली समझेंगे तो हमें चीजें अपने आप में समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, यस, तो जो भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसको जिसने भी अच्छे से देखा होगा तो उसको एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वो एकदम समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आपको बहुत अच्छे से उस चीज को आप समझ लेंगे। चलिए देखिए, अब इसको टेक्निकली समझना शुरू करते हैं। एक शब्द जैसे हमने लिखा सन, ठीक है, उसके बाद में प्रपोजिशन इन, और फिर लॉ। ठीक है, अब यहां पर अगर हम चीजों को देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रपोजिशन और उसके साथ में नाउन मिलते हैं, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर के भाई देखा, हमने देखा नो, इन और लो मिलकर के दो शब्द हैं, तो ये एक एक्चुअली फ्रेज बन गया। ठीक है, तो फ्रेज देखा, तो हमने देखा फ्रेज तो बन गया, लेकिन कौन सा फ्रेज बन गया, ये मैंने आपको समझाया था। बताइए कौन सा फ्रेज बन गया। तो आप बताएंगे सर ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं समझाया था, ये प्रपोजिशन है और ये नाउन है, और जब प्रपोजिशन और नाउन बनते हैं तो एक फ्रेज बनता है, और प्रपोजिशन होने की वजह से वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है। ठीक है,
ये मैंने आपको समझाया था, आपको पता है हाँ सर ये बन गया प्रोफेशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल जो फ्रेज बना, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो यूज होता है ये भी आपको पता है, मैंने आपको बताया था। तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हमें पता है, इसका जो यूज होता है वो या तो इसका यूज होता है एडजेक्टिव की तरह और ये इसका यूज होता है एडवर्ब की तरह। और जब इसका यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होता है तो मतलब ये समझ में आ गया कि हम इसके साथ में ना तो हम इनके साथ में एस ऐसे लगा सकते हैं और ना ही हम लॉज के साथ में एस एस लगा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर तो एस या एस लगने का चांस ही खत्म हो गया। अब बच गया हमारे पास में एक शब्द, और वो क्या है हमारा फर्स्ट नाउन, यानी कि जो भी फर्स्ट नाउन है सन, तो सन का ही हम अब प्लूरल बनाएंगे और ये बन जाएगा हमारा सन्स इन लॉ। तो इस तरीके से इसका प्लूरल बनाया जाता है। अब हम रट तो लेते हैं कि भाई कभी भी कंपाउंड नाउन मिलता है हमें तो फर्स्ट वाले नाउन के साथ में एस और एस लगा करके उसका प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट वाले नाउन के साथ में ही एस और एस लगाते हैं और तभी उसका प्लूरल बनता है? तो उसका रीजन ये होता है जो मैंने आपको अभी भी समझाया है। ठीक है, क्या समझाया मैंने आपको समझाया है कि हमारा पहला जो नाउन होता है उसके साथ में हमारी प्रीपोजिशन होती है, फिर दूसरा नाउन होता है, और प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिलकर के बनाते हैं एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। और जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है उसका यूज हम या तो एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं या एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको समझाया है। और मैंने ये भी समझाया कि इनके साथ में कभी भी एस और एस नहीं लगाया जाता है। तो एस और एस नहीं लगाया जाता तो अब हमने इसका प्लूरल तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम जो फर्स्ट हमारा बच गया नाउन उसी के साथ में हम एस या एस लगा करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आई ऑलवेज से कि यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और वहां से आप जो भी कमेंट लिखेंगे तो वी विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स। हम आपका उस आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। और जहां तक जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए खैर अगले पॉइंट को देखते हैं। तो ये पॉइंट हमें समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया नाउन, उसके बाद में प्रीपोजिशन, फिर नाउन। देखिए मैं एक एक चीज को बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो एक जैसे, एक दूसरे से एक जैसा, फिर उसके थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पॉइंट उसी के जैसा सा मिलेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी उन सबके अंदर होती है। और जब सिमिलैरिटी में मिलती चली जाती है तो वहीं पर हमारा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो तब तक सारे पॉइंट्स को आप लिखते रहिएगा और इनको समझिएगा कि कैसे इसमें हम चीजों को रट लेते हैं। तो रटने से काम नहीं चलता है, चीजों को समझने से काम चलता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम चीजों को समझते हैं, क्योंकि थ्योरी हमारी अगर अच्छी हो जाए तो हमारा बहुत बढ़िया एग्जाम में अच्छे मार्क्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कंप्लीट मार्क्स आए, कोई भी मार्क्स आपका कटे ना, कोई भी मार्क्स आपका रहे ना, कोई भी क्वेश्चन आपका रहे ना। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। कंपाउंड नाउन का पॉइंट नंबर 3 अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। नंबर 1 पॉइंट में मैंने आपको बताया नाउन प्लस नाउन होता है, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, और उन दोनों को मिलाकर के एक मीनिंग निकलना चाहिए तभी वो कंपाउंड नाउन बनेगा, अदरवाइज तो वो कंपाउंड नाउन नहीं बनेगा। ये मैंने आपको समझाया था। और उस वाले में जो मेन नाउन होता है उसके साथ में हम एस और एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। फिर मैंने आपको कंपाउंड नाउन 2 समझाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक नाउन होगा, फिर एक प्रीपोजिशन होगी, फिर कोई नाउन होगा। तो उसमें जो प्रीपोजिशन है और जो लास्ट वाला नाउन है दोनों मिल करके बना लेंगे, क्या बना लेंगे? दोनों बना लेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज एज ए यूज होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह, तो उसके साथ में हम एस और एस नहीं लगाएंगे। तो जो बच गया हमारा फर्स्ट नाउन, उसी के साथ में हम एस और एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें एक आपको नाउन दिखाई देगा, फिर उसके साथ में आपको एक प्रीपोजिशन दिखाई देगा, और फिर इसी के जैसा एक और नाउन आपको दिखाई देगा। यानी कि जो नाउन यहां पर होगा वही नाउन आपको यहां पर दिखाई देगा। यानी कि ये नाउन जो होगा बिल्कुल ऐसा ही सेम नाउन आप कह सकते हैं, आपको सेम नाउन दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में, इससे पहले वाले पॉइंट में क्या था? नाउन तो थे यहां पर दोनों, लेकिन दोनों नाउन अलग अलग थे। लेकिन यहां पर दोनों नाउन एक जैसे हैं, यानी कि जो नाउन यहां पर है वही सेम नाउन आपको यहां पर भी दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ये उसमें डिफरेंस है। अब आगे देखिए क्या है। जैसे
एक नाउन आपको बताता हूं, जैसे एक नाउन है ऐसा ही डोर टू डोर, डोर टू डोर, ये एक नाउन है डोर टू डोर। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि घर घर जाकर के कोई काम करना, घर घर जाकर के कोई काम करना, डोर टू डोर। सर्वे जैसे करती हैं कंपनियां या गवर्नमेंट सर्वे करते हैं तो वो डोर टू डोर जाकर के सर्वे करते हैं, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो डोर टू डोर जाकर के लोगों को सर्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डोर टू डोर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हम बनाते हैं, ऐसा कंपाउंड नाउन क्यों बनाते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, किसी चीज पर एम्फेसाइज करने के लिए, किसी नाउन पर एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर डालकर बोलने के लिए, तो हम इस तरीके से नाउन यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, घर घर जाकर के मैंने ये काम किया, ठीक है। कभी कभार कहीं पर इंडिया में कहीं बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ जब आती है तो गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं, तो कहते हैं ना गांव के गांव बर्बाद हो गए भाई बाढ़ की वजह से, ठीक है। तो विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं, विलेज आफ्टर विलेज, तो गांव के गांव बर्बाद हो गए। तो यानी कि आप उस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, आप उस चीज के ऊपर प्रेशर डाल करके बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाउन बनता है कंपाउंड नाउन 3, ठीक है। अब हमें यहां पर चीजों को समझना है कि इस तरीके से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चीज हमने समझनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, एक एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उस एक एक बात को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हमें यहां पर समझ में आ गया कंपाउंड नाउन नंबर 3 में कि नाउन, प्रपोजिशन और वो जो पहला नाउन होगा वही सेम नाउन हमें वहां पर मिलेगा। और इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, कि जो मैं कहना चाह रहा हूं शब्दों पर कैसा प्रेशर डाले। तो इन द सेम वे ये हमने इस तरीके से कंपाउंड नाउन बनाया और उसका यूज किया। अब हमें समझना क्या है यहां पर कि इसका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, और प्लूरल बनाने के लिए कहां पर हमने एसओएस लगाना होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि क्या, जैसे इसी का हमने बनाना है, क्या हम डोर, डोर्स टू डोर यूज करेंगे या डोर्स टू डोर्स यूज करेंगे या डोर टू डोर्स यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसका, कैसे इसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ लेना है। दूसरी इसमें एक बात क्या समझनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम इस तरीके से कोई कंपाउंड नाउन बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये समझना है जब इस तरीके का कोई भी हमारा नाउन लिखा जाता है तो वहां पर जो प्रेपोजिशन होती है वो प्रेपोजिशन फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है, वो प्रेपोजिशन फिक्स होती है। तो इसलिए हमने उसको समझना है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से कभी भी चेंज नहीं कर सकते कि मेरा जो मन आया मैंने उसको उस हिसाब से चेंज कर दिया, नो, वी कैन नॉट चेंज दैट। ये जो प्रेपोजिशन होती है ये हमेशा ही कैसी होती है, फिक्स्ड होती है भाई, ठीक है। समझ लेना आपको एक पॉइंट, ये प्रेपोजिशन हमेशा ही फिक्स्ड होती है, क्लियर। पहली बात, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, कैसे, उसमें क्या था, जैसे कि पेजेस, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ गया था, क्वेश्चन आ गया था पेज टू पेज, तो पेज टू पेज तो होता ही नहीं है, तो टू, क्योंकि भाई ये फिक्स्ड है, इनकी ये सही है, इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम अपने हिसाब से, वी कैन नॉट चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। जो ये बने हुए हैं उनको उसी तरीके से यूज किया जाता है, तो पेज आफ्टर पेज यूज किया जाता है, ये सही है, ना कि पेज टू पेज, ठीक है। विलेज टू विलेज यूज नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट यूज टू हियर, हम यहाँ पे टू नहीं यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर टू यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यही प्रेपोजिशन जो यहाँ पर है उसी प्रेपोजिशन को हम यूज कर सकते हैं, वी आर नॉट सपोज टू यूज एनी डिफरेंट प्रेपोजिशंस, तो ये फिक्स्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट आपको समझाए, क्या समझाया, एक तो हम प्रेपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द प्रेपोजिशन। सेकंड मैंने क्या समझाया कि नाउन और फिर वही सेम नाउन होता है और उसका यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए, प्रेशर दिखाने के लिए, ठीक है, अपने शब्दों का भार दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो प्लूरल वाली बात को समझने के लिए मुझे कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा पहले एक पॉइंट,
उस पॉइंट के बाद में फिर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ये जो बात हमने लिखी है डोर टू डोर, तो जब हम कहीं जाते हैं, मैंने कहा मैं डोर टू डोर गया, तो डोर टू डोर गया तो मतलब कि मैं एक ही डोर में गया या पहले एक डोर में गया, फिर एक और बार एक दूसरे घर में गया, फिर तीसरे घर में गया, फिर फोर्थ घर में गया। तो यानी कि एक बार एक जगह गया, फिर दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर फोर्थ जगह गया, यानी कि मैं बहुत सारी जगह पर गया। तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये किसको शो कर रहा है, ये प्लूरल को शो कर रहा है। भाई प्लूरल को शो कर रहा है ना। अब मैं जैसे गांव की बात कर रहा हूं तो विलेज आफ्टर विलेज, यानी कि एक गांव, फिर उसके बाद में दूसरा गांव, फिर उसके बाद में तीसरा गांव, फिर फोर्थ गांव, ऐसे में बहुत सारे गांव गया, यही ना। तो मतलब हमें समझ में आया कि ये चाहे जो भी है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को शो करता है, प्लूरल को समझाता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल को देखिए आप। तो एग्जांपल को लिखने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, यहां पर आप देखिए ये एग्जांपल में जो लिखूंगा इससे बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट हेल्प्स मी। क्या लिखा मैंने, ईच स्टूडेंट्स हेल्प्स मी, या हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं ईच स्टूडेंट्स रेडी टू हेल्प मी। मैंने लिखा ईच स्टूडेंट रेडी टू हेल्प मी। एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा वन स्टूडेंट, और यहां पर ईच स्टूडेंट इज लिखना भूल गया मैं, तो ईच स्टूडेंट इज रेडी टू हेल्प मी। दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिखा वन स्टूडेंट इज रेडी टू हेल्प मी। अब इन दोनों एग्जांपल्स को आपने समझ लेना है। दोनों एग्जांपल जैसे ही आपको समझ में आएंगे तो ये वाला जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आपको बिल्कुल तभी समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों को ध्यान से पढ़िए आप, ईच स्टूडेंट इज रेडी टू हेल्प मी, और यहां पर मैंने क्या लिखा, वन स्टूडेंट इज रेडी टू हेल्प मी, यानी कि मैंने कहा यहां पर हर एक बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है, और मैं यहां पर लिखता हूं एक बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल एक क्लास है और उस क्लास में 20 बच्चे हैं। उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और मैंने कहा कि उन 20 बच्चों में से एक बच्चा रेडी है मेरी हेल्प करने के लिए, तो यानी कि एक स्टूडेंट आउट ऑफ 20, यानी कि उन 20 बच्चों में से एक बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब यहां पर हम बात करें तो यहां पर कितने बच्चे मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं 20 में से, तो कहेंगे सर बिल्कुल 20 के 20 बच्चे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो 20 के 20 बच्चे हैं क्या वो एक साथ में हेल्प करने के लिए तैयार हैं? नो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक एक अलग अलग बच्चा, एक एक बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब एक्चुअल में तो बात हम यहाँ पे एक एक की कर रहे हैं, लेकिन ये एक एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक उन सभी 20 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? यानी कि देखा जाए तो ये भी सिंगुलर है, इसके साथ में ये भी सिंगुलर है, और इसके साथ में ये वर्ब भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, यानी कि यहां भी एक की ही बात हो रही है और यहां पर भी एक की ही बात हो रही है। इन दोनों में एक ही की बात हो रही है, लेकिन यहां पर एक का मतलब केवल एक ही है, यानी कि 20 में से केवल एक, और यहां पर क्या मतलब है कि 20 में से सारे के सारे एक एक करके हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मतलब कि ये है तो क्या सिंगुलर, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, प्लूरल को। यानी कि भाई एक की बात हो रही है, लेकिन एक एक किसकी बात कर रहे हैं, 200 बच्चों की बात हो रही है, तो प्लूरल की बात हो रही है। तो इन द सेम वे जब हम यहां पर आते हैं डोर टू डोर, यानी कि मैं पहले एक घर में गया, फिर दूसरे घर में गया, फिर तीसरे घर में गया, तो इस तरीके से ये है तो सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, प्लूरल को। बात समझ आई आपको? यानी कि इस तरह का जो कंपाउंड नाउन होगा वो एक्चुअल में होगा क्या, सिंगुलर होगा, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, वो शो किसको करेगा, वो रिप्रेजेंट किसको करने वाला है, वो रिप्रेजेंट करने वाला है प्लूरल को। ठीक है, किसको यूज करने वाला है, वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करने वाला है।
गॉट इट? समझ में आया पॉइंट आपको? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। एक बात और समझनी है इसमें, जैसे कि हमने कहा डोर टू डोर, या जैसे मैंने लिखा था एग्जांपल विलेज आफ्टर विलेज। अब यहां पर इसका भी मीनिंग ऐसे ही है, एक गिवन मीनिंग होता है, एक इसका एग्जैक्ट एक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, एक गिवन मीनिंग होता है, एक एक्चुअल मीनिंग होता है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या बन गया भाई? गांव के बाद गांव, फिर गांव के बाद गांव, फिर गांव के बाद गांव। तो एक्चुअल में ये तो मीनिंग नहीं निकलता इसका। तो गिवन मीनिंग क्या है कि गांव गांव में गया, गांव गांव करके मैंने कोई काम किया, गांव गांव मैंने सर्वे किया। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ, यानी कि गिवन मीनिंग इसका होता है। ये पॉइंट भी हमें समझ में आया। अब बात बच गई ये कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा। अभी हमने यहां तक जो पॉइंट समझा है उसको मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूं, उसको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक नाउन होता है, प्रपोजिशन होती है, और उसके बाद में सेम ही नाउन हमें देखने को मिलता है। तो जब हमें ये ऐसे देखने को मिलेगा तो यहां से हमें दो बात समझ में आती है। एक तो ये कि भैया इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग दो तरीके से होता है, एक होता है गिवन मीनिंग और एक होता है एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, तो गिवन मीनिंग हमें समझना होता है, एक्चुअल मीनिंग जो इसका शाब्दिक मीनिंग निकल रहा है वो हमें नहीं देखना होता। फिर हमें समझ में आया कि ये एक्चुअल में होता तो सिंगुलर है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको करता है? प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब अगर ये सिंगुलर है तो फिर इसका प्लूरल क्या बनेगा, अब ये बात हमें समझनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया या तो हम इसको डोर्स टू डोर लिखें, या डोर्स टू डोर्स लिखें, या डोर टू डोर्स लिखें। ठीक है, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे जब बढ़ते हैं और जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिख करके समझाए, तो मैंने देखा कि यहां पर एक्चुअल में ये जो बात कर रहा है ये एक की बात नहीं कर रहा है, ये अलग अलग की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट की बात कर रहा है। एक घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, फिर फोर्थ घर, फिर फिफ्थ घर। इसीलिए हमें इसका कोई भी प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट ही प्लूरल को कर रहा है। तो देयर इज नो नीड टू मेक इट प्लूरल। इसका हमें ये डोर्स डोर, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि ये तीनों ही इसके गलत हैं। तो इसका प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं होती, ये अपने आप में ही प्लूरल होता है। ये भी अपने आप में प्लूरल है। ऐसे ही जो था मैंने लिखा था पेज आफ्टर पेज, तो ये भी क्या है? इसका प्लूरल ही है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में, कि उसमें क्या लिखा था? पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। तो एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं, कुछ ऐसा बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता वो मैंने आपको बताया एग्जांपल देकर के कि भैया ये अपने आप में ही प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम बात ही प्लूरल की कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया घर घर जा करके मैंने ये काम किया, तो यहाँ पे एक घर की बात नहीं हो रही है। एक घर गया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे घर घर में बहुत सारे घरों में मैं गया। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आपको? तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कंपाउंड नाउन के बारे में। तो कंपाउंड नाउन में हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स में समझने होते हैं कंपाउंड नाउन के अंदर। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या समझना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए तैयार हो जाइए आप। आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। भाई नाउन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पॉइंट हमने समझना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं। अभी हमने कंप्लीट की हेडिंग कौन सी? कंपाउंड नाउन को हमने कंप्लीट किया। कंपाउंड नाउन में हमें 3 तरह की बातें सीखने को मिली, 3 तरह की चीजें हमने देखी। नंबर 1 नाउन प्लस नाउन, नंबर 2 नाउन प्रपोजिशन नाउन, लेकिन यहां पर ये जो दोनों नाउन है ये अलग अलग नाउन है। ठीक है, और थर्ड वाला क्या था? नाउन प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन, जो फर्स्ट नाउन था वही सेकंड नाउन है। ठीक है, तो वहां पर हमने सारी चीजों को देखा, कैसे उनको सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है। तो वी ऑल हैव अंडरस्टूड। उसमें हाइफन का क्या रोल होता है वो मैंने आपको समझाया। हाइफन का रोल ये होता है ताकि इससे ये पता चल जाए कि भाई ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना अभी जैसे कि सन इन लॉ, अगर हम ये हाइफन नहीं लगाएंगे तो फिर ये अलग मीनिंग देने लग जाएगा सन,
बेटा में और कानून, बेटे में कानून, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसी अनर्थ को रोकने के लिए, इस अनर्थ को रोकने के लिए क्या यूज करा, हाइफन यूज करा। और फिर ये मतलब क्या समझ में आएगा कि ये एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करता है, एक ही नाउन को शो करना चाह रहा है। दैट इज वाई जो ग्रामर है उसमें हमने इस हाइफन को यूज किया। इज इट क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? अब चलिए हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। किसकी बात करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ये बहुत बार हम इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, इसको हम ऑफ प्रोनाउंस कर देते हैं, वी प्रोनाउंस इट ऑफ। तो ऑफ नहीं होता है ये, दिस इज ऑफ। क्या होता है एक्चुअली, ये ऑफ होता है, दिस इज ऑफ, ना कि ऑफ। ऑफ नहीं होता, ऑफ, राइट। चलिए खैर, तो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो हमें पता है कि काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। नंबर 1 होता है प्रॉपर। अभी हम यहां पर आए, देखिए बहुत बार हम देखते हैं कि जब नाउन को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि भैया नाउन जो होता है नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन होता है, और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कितना डिटेल में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। हमारी 5-6 क्लास हो गई है और 5-6 क्लास में अभी तक हमारा वार्म अप ही चल रहा था। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं ना, मेन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जो हम करते हैं, तो अभी तक हमारा नाउन का वार्म अप चल रहा था। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन होता है एक हमारा। सेकंड क्या होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। फर्स्ट क्या, प्रॉपर नाउन, सेकंड क्या होता है, कॉमन नाउन, और थर्ड हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ क्या होता है हमारा, मटेरियल नाउन, राइट। मटेरियल नाउन होता है हमारा। और फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे 5 नाउन होते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकियों से, कहते हैं ना बिल्कुल बाल की खाल खींचना, उस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो कल हम इनको पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी को, इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को कल हम पढ़ने वाले हैं। तो कल के क्लास के लिए बिल्कुल माइंड सेट करके आए आप कि यस हमने इन सब पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है और बहुत अच्छे से एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, उसकी हर एक पॉइंट को समझे, हर एक बात को समझना है। ठीक है, किसी भी बात में आपको इग्नोरेंस नहीं दिखानी है, लापरवाही नहीं दिखानी है, राइट। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपकी भी तो ड्यूटी बनता है कि आप वहां पर मेहनत करें, अपने बिल्कुल नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से और खूब सारी मेहनत करें और एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी के साथ में समझें जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तभी तो हम मैं तो कहता हूँ कि अब की बार आपने एक बार सीख ली तो फिर बाद में आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश के लिए दोबारा से पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा आपको, तो एक बार में ही हमने इसको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो मैंने आज आपको बताया है वो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल से हम इस पॉइंट को आगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और अब आपको करना क्या है कि आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को, देखिए कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली यू मस्ट शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।